दर्द भारत न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए मैं हूं गौतम राडे सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। सकारात्मक सोच के व्यक्ति को कभी रोका नहीं जा सकता और नकारात्मक सोच के व्यक्ति को कभी मदद मदद नहीं की जा सकती। ये साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान का शास्त्र है और ये समझने की जरूरत है। और आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो मुद्दा है घर वापस लौटे मजदूरों के सामने आत्मसम्मान और आर्थिक दोनों चुनौतियां हैं। कैसे उभरेगा इन दोनों चुनौतियों से, इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे वार्ता को केंद्रित करेंगे कि कैसे उभरेगा इन चुनौतियों से और खास तौर से वो व्यक्ति कैसे उभरेगा जो अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है। बहुत पहले स्थिति ये थी कि जो वो अभी जो शहरों की तरफ वो गए थे, सिर्फ इसलिए गए थे कि ग्रामीण अंचलों में जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उस सामंतवादी व्यवस्था ने दो समस्याएं उनके सामने खड़ी की थी। एक तो आर्थिक तो खड़ी ही की थी, आत्मसम्मान की भी काफी खड़ी की थी। और आर्थिक इतनी खड़ी की थी कि उनके सामने जो मजदूरी करने का मौका मिलता था, अवसर मिलते थे, वो अवसर सिर्फ इतने होते थे कि बमुश्किल पेट का परिवार का पेट भर सके, उससे ज्यादा अवसर नहीं मिलते थे। इसलिए उन्होंने शहर की तरफ रुख किया और शहर की तरफ गए। शहर में उन्होंने अपना जाब तलाशा। शहर में जाने के बाद शोषण के तरीके बदल जाते हैं। वहां सामाजिक इतने दुराव नहीं होते, आत्मसम्मान पे ठेस नहीं पहुंचता, कोई पहचानने वाला लोग नहीं रहते। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग ये देखते हो सकता है जाति बदल देते होंगे, जाति बात अपनी न करते हो और इस तरह की बात से स्थितियां बनती हो कि जात छुपा करके काम करते हो, क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए था और वहां जातियों से कोई बहुत लेना देना नहीं होता, इसलिए उनके रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाती थी, रोजी रोटी चल जाती थी। सरकार दो चीजें कर रही है। एक चीजें तो ये कर रही है कि सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो पैकेज बहुत दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेज दे रहे हैं। और पैकेज का आलम ये है। एक घटना का जिक्र करना यहाँ जरूरी है। जो हमारे हास्य कलाकार हैं एक सुरेंद्र शर्मा जी, उनकी 4 लाइना का तकिया कलाम है। उस 4 लाइनों में से एक हमने कल संग्रहित किया है, जिसको यहाँ जिसका उद्धृत करना आवश्यक है। वो ये है कि डाकुओं के खेमे में कवि सम्मेलन। तो जब डाकुओं के खेमे में सब कवि सम्मेलन हुआ, जिससे डाकू प्रसन्न हुए और उनको पारितोषिक दिया, किसी का सर मुड़ करके पारितोषिक दिया, किसी को पारितोषिक दिया। और जब वो लोग कभी वापस जाने लगे, तो वापस जाते समय अपने ही डाकुओं को सरदार ने भेज करके उनको लुटवाने की कोशिश की और लुटवाया भी। उसमें से एक कवि ने विरोध किया कि ये बताओ, ये पारितोषिक भी तो आप दिए हो, लूट क्यों रहे हो? तो उस डाकू ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, पारितोषिक देना तो उस समय मेरा फर्ज था और लूटना मेरा पेशा है, तो दोनों से समझौता नहीं कर सकते। सरकार की भी स्थितियां कुछ इसी तरह से है। पैकेज अनाउंस करना, खाली खजाने से पैकेज अनाउंस करना, कहते हैं कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, वही वाला हाल है। पैकेज कुछ नहीं है और दूसरा ये कहा जा रहा है कि नवंबर तक ये सरकार 5-5 किलो हर व्यक्ति को राशन देगी और 80 करोड़ लोगों को राशन देगी। ये तो अच्छा है कि 80 करोड़ परिवार उन्होंने नहीं कहा, हो सकता है कम चढ़ी होगी, इसलिए 80 करोड़ परिवार नहीं कहा, नहीं तो 80 करोड़ परिवार भी ये लोग कह सकते थे। जिस तरह से इस तरह बयान आ रहे हैं, उसमें कोई दुविधापूर्ण स्थिति नहीं थी। तो अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दिया जाए, तो उनके 90 डाइट्स होते हैं। न 30 दिन में 90 डाइट्स होते हैं। 90 डाइट से अगर 5 किलो को, 5000 ग्राम को अगर हम 90 डाइट से डिवाइड कर दें, तो मतलब ये हुआ करीब 55 ग्राम गेहूं एक एक डाइट में आएगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए।
क्या ये देश 55 ग्राम गेहूं पे जीवित रहेगा? क्या ये देश ती अगर चने का आकलन कर ले तो चने के 31 ग्राम आएगा प्रतिदिन के हिसाब से, और अगर दाल का आकलन कर लें तो दाल 32 ग्राम का आएगा, दो रोटी के 2 जून के भोजन दाल के हिसाब से। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि सरकार कर क्या रही है, कह क्या रही है। इन सारी स्थितियों की बात है, लेकिन जो आज ये चर्चा करेंगे वो चर्चा ये करेंगे कि सरकार कुछ भी नहीं करने वाली है, क्योंकि ये सरकार लतीफे सुनाती है। मतलब लतीफे सुनाने वाली सरकार है, जोक मारने वाली सरकार है, मशवरे करने, मसखरेपन की महारत हासिल किए हुई सरकार है। तो ऐसी सरकार से उम्मीद करना पूरी तरह से बेईमानी होगा। समस्या जो गांव लौटे मजदूर है उनके सामने आत्मसम्मान अपना कैसे बचा पाए, और किस तरह से वो अपनी आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त कर पाए, उस पे केंद्रित करना है। वो हम समझते हैं। एक बार हमने ये 80 के दशक में 86 की घटना है या 85 की घटना, एक आर्टिकल हमने बकायदा इस पे लिखा था, जब आईआरडीपी योजना के तहत 5,000 रुपए लोगों को लोन दिए जाते थे, 600 परिवार के लोगों को मान के लाभान्वित करना है, ये मान के उनको करते थे। तो हमने कहा करीब 30 करोड़ रुपया हो जाता है, और 30 करोड़ रुपए की लागत से 80 के दशक में, 85 में, मान लीजिए 85 में, अगर 30 करोड़ रुपए की लागत से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता और ग्रामीणों को कच्चा माल दिया जाता, उनको प्रशिक्षण दिया जाता, उनको ट्रेंड किया जाता, उनके माल को वापस लेकर के मार्केटिंग की जाती, तो अभी 600 परिवार के हिसाब से हर ब्लॉक में बहुत सारे परिवार आत्मनिर्भर हो चुके होते, आर्थिक तौर पे डेवलप हो चुके होते। तो सरकार उनको डेवलप नहीं करना चाहती है, बस उनके नाम पे इसी तरह लतीफे सुनाना चाहती है, और इस तरह से पैसे उनको उपलब्ध कराना चाहती है ताकि वो मजबूत ना हो, न मरे और न मोटे हों। और यही अनाज का भी आलम है, जो अनाज उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला प्रश्न, हमारे बीच में जो मेहमान हैं उनका परिचय कराएं, इसके बाद प्रश्न लेकर के आते हैं। हमारे बीच में जो मेहमान हैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी, जो जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और दूसरे हमारे साथी अजय कुमार गौतम जी हैं, जो काशी विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, और दोनों अतिथियों को स्वागत के साथ पहला प्रश्न डॉक्टर सत्येंद्र जी आपसे लेकर के आएंगे। समस्याएं तो ठीक है, समस्याएं सबने देखी हैं, समस्याओं से निदान कैसे ढूंढा जाए उस पर हम चर्चा करेंगे कि इन मजदूरों को जो आर्थिक स्थिति और आत्मसम्मान दोनों की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से ये मजदूर कैसे बाहर निकल पाएंगे। जी सत्येंद्र यादव जी। जी, धन्यवाद राणे सागर जी। देखिए, भारत की पहले हम थोड़ा-सा आर्थिक स्थिति पे चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल लेबर का होता है। चाहे आप यूएस देखें, चाइना देखें, अम या जापान देखें, साउथ कोरिया देखें, ये बहुत मजबूत अर्थव्यवस्थाएँ हैं। तो इसमें यहाँ के लेबरर्स का, यहाँ के एम्प्लॉइज़ का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत को एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत में युवा आबादी बहुत ज्यादा है, युवाओं का देश बोला जाता है। गवर्नमेंट भी मानती है कि हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम किस प्रकार से लें। लेकिन कोरोना काल से पूर्व की स्थिति भी देखेंगे तो भारत के अंदर जो बेरोजगारी की दर थी वो पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी। इसको आप एनएसएसओ ने भी ये डेटा दिखाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन दोनों अधिकारियों को जो है दंडित किया गया गवर्नमेंट के द्वारा सही डेटा दिखाने पर। तो ये कोरोना से ही नहीं है, कोरोना से पहले से ही स्थिति खराब हो रही है अर्थव्यवस्था की, कि हमारी जो अर्थ जीडीपी है जो 5.1% आई, जो पिछले 24 क्वार्टर्स में यानी कि लगभग 6 साल में जो है सबसे कम थी। तो अब लेकिन जैसे ही कोरोना के बाद में हमारे यहाँ पे मजदूरों की स्थिति है उसकी पोल खुल गई। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी 2025 तक, और दूसरी तरफ हमने देखा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में
ये जो मजदूर हैं इनकी क्या स्थिति होगी। तो मजदूरों ने अभी लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में 100-100 किलोमीटर से लेके 1200-1300 किलोमीटर तक की अपनी पैदल यात्रा साइकिल के द्वारा, ट्रकों के द्वारा, रिक्शे के द्वारा जैसे भी बनता है वो की। तो सरकार की एक चीज को तो मजदूरों ने माना कि आत्मनिर्भर बनना है। तो सबसे पहले भारत का जो मजदूर है वही आत्मनिर्भर बना। उसने कहा कि मैं सरकार के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, मैं उद्योगपतियों के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा और मैं किसी भी प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। सिर्फ अपनी क्षमताओं के, शारीरिक क्षमताओं, मानसिक क्षमताओं के ऊपर विश्वास करूंगा। और मजदूर के अंदर इतनी शारीरिक और मानसिक क्षमता है कि 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर तक वो जो है पैदल से, साइकिल से चला गया। तो क्षमताओं की कमी तो नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि ये मजदूर अपने अपने गांव से शहरों की ओर पलायन करके गए थे। उसके मुख्य रूप से दो ही कारण थे, एक उनकी आर्थिक स्थिति और एक सामाजिक स्थिति। आर्थिक स्थिति जैसा कि हम जानते हैं कि गांव में भूमिहीन मजदूर हैं, उनके पास जमीन या तो नहीं है या बहुत कम है। दूसरा सामाजिक, सामाजिक ये कि भारत में जातियों में बटा हुआ है, तो ये सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक पुअर कंडीशन के कारण से वो उधर माइग्रेट करे। अब वो दोबारा लौट करके वहीं गांव में आ गए हैं, तो किस प्रकार से हम उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मेंटेन करेंगे। गवर्नमेंट आर्थिक स्थिति के लिए तो उनका मनरेगा में एनरोलमेंट करा रही है, चलिए कुछ हद तक उनको मदद भी मिल जाएगी, लेकिन की सामाजिक स्थिति का क्या होगा। दूसरी बात यह है कि मजदूर सिर्फ गांव में ही नहीं रहता, कि शहरी मजदूर का क्या होगा, कि मनरेगा गांव के मजदूर को कुछ समय तक तात्कालिक जो है प्रभाव से या कुछ शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे भी देगा, लेकिन शहरी मजदूर भले ही उसकी आबादी कम है, लेकिन शहरी मजदूर को कौन सी योजना है जो इस प्रकार से बेनिफिट करेगी। दूसरी चीज कि अब हमारे यहाँ पे जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैपिटल इंटेंसिव हैं। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि वहां पर पूंजी ज्यादा है, लेबर कम है, और जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो लेबर की पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड ज्यादा है। तो अनस्किल्ड के से स्किल्ड करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से जब इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जाएंगे तो आप अनस्किल्ड लेबर का काम करेंगे और या स्किल्ड का। जब अनस्किल्ड लेबर की आवश्यकता ही कम होगी तो आपको जॉब कहां पर मिल पाएगी। दूसरी बात, हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 13 से 14% है, लेकिन वहां पर लोग 50% काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो 27% है, और सर्विस सेक्टर का लगभग 58 से 60% है। तो देखिए कि करीब 20-25-30% लोग ही सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, लेकिन उनकी आय जो है देखा जाए तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की आय है 85%। तो 85% पैसे को इकोनॉमी पर जो शेयर है वो 15% लोगों का है, और जो 15% देश की जीडीपी है उस पर शेयर 85% का है। तो ये इतनी इनकम की इनइक्वलिटी है, इसकी मार हमारे मजदूरों पर बहुत पहले से ही पड़ रही थी। डॉक्टर साहब एक प्रश्न ले लें आप हमारा। जी चूंकि डॉक्टर अजय कुमार जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और उनके जी पास आवाज नहीं जा पा रही है, तो उनसे प्रश्न हम नहीं ले जी पा रहे हैं। प्रश्न जी आपसे ले रहे हैं। प्रश्न ये है कि जो मनरेगा मनरेगा की पहले मजदूरी थी 285 रुपए, जी आजकल मनरेगा की मजदूरी रह गई है 201 रुपए। जी और जिस मनरेगा को हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक उर्फ चौकीदार, प्रधानमंत्री तो कभी रहे नहीं इस देश ने, प्रधानमंत्री कभी तलाश भी नहीं कर पाया ये देश पूरी तरीके से। तो वो जो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के हैं, वो प्रधानमंत्री कभी कहा करते थे कि ये मनरेगा कांग्रेस की समाधि बनेगा। समाधि तो वहीं बनती है जहां कब्रें होती हैं। तो क्या इन मजदूरों को कब्रों के अंदर मजदूरी रोजगार दिया जा रहा है क्या? देखिए ऐसा है कि
प्रधानमंत्री ने जो कहा था, लेकिन आज इस समय पे प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनरेगा को ही सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं, जो कि कोरोना काल में ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने का कार्य कर रही है। अब ये अलग बात है कि वो ये कहें कि साहब हमसे ये गलती हुई थी कि मनरेगा को जो है हमने विफलता का स्मारक बना बता दिया था। आज उसी मनरेगा के कारण ही आज ये मजदूर जो हैं वहाँ पर गाँव में रह पा रहे हैं और मनरेगा में उन्होंने अब तो हॉर्टिकल्चर और इस मानसून सेशन में भी मनरेगा के कार्यों को कंटिन्यू करने के लिए बोला है। तो फिलहाल तो गवर्नमेंट सिर्फ मनरेगा के भरोसे ही है, जो इन मजदूरों की सहायता कर रहा है। बाकी जो 20 लाख के पैकेज में कुछ मदद मिल रही है, उस मदद में यह इनके लिए फैक्ट्री से बोला जाए, इंडस्ट्री से बोला जाएगा कि उनके लिए रेंटेड हाउस बनवाएं, तो उसको समय लगेगा, दूरगामी परिणाम आएंगे। दूसरा ये है चलिए, कि राशन के डॉक्टर साहब, माध्यम से उनको हेल्प मिल रही है। डॉक्टर बाकी साहब, का आगे जी, डॉक्टर साहब, जो इनके रेजिडेंस की बात की जा रही है, तो रेजिडेंस जो भगोड़े हैं, चाहे नीरव मोदी हों, चाहे मेहुल चौकसी हों, चाहे विजय माल्या हों, और बहुत सारे लोग गए हैं। तो क्या जाकर के जहां भाग के गए हैं, भारत देश का पैसा लेके गए हैं, वहां रेजिडेंस बनाएंगे क्या? वहां तो कैसे ये तो भाई लैंड लॉ तो जो आपके इंडिया में ही काम करेगा, वहां कैसे उनको तो पहले पकड़ करके भारत लाएं और उनसे जो हमारी जो बैंक का कर्जा लिया गया है वही वसूला जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो उन्होंने आर्थिक खजाने पर, भारत के खजाने पर डाका डाला है, नीरव मोदी, विजय माल्या और बहुत लंबी लिस्ट है। और जिनका के आरबीआई ने एक आरबीआई के द्वारा भी 1,000 करोड़ रुपए इनका डूबा हुआ। देखिए ऐसा है, कानून तो बहुत हैं, हर चीज के लिए कानून है। और जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो एक पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए गवर्नमेंट एक नया कानून लेकर के आती है। लेकिन आपको ये एक मैं चीज याद दिलाना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि अगर देश का संविधान बहुत अच्छा है और देश के लोग उसका पालन ढंग से नहीं करते हैं तो वो संविधान अच्छे से नहीं चल पाएगा। और संविधान थोड़ा कमजोर भी है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं तो वो संविधान बहुत अच्छी तरीके से भी चल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों ने जो है खास तौर से जो एक नेक्सस चल रहा है कॉरपोरेट का और ये पॉलिटिशियंस का और प्रशासनिक अधिकारियों का, इसने जो है आम आदमी को बहुत कमजोर कर दिया है। उस कानून में जो छिद्र हैं उनका फायदा उठा करके ये हमारे चाहे आर्थिक रूप से हो या किसी भी रूप से हो, ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जो कोरोना काल में हमने देखा भी है कि कितनी असमानता है। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे ये समझना चाह रहे हैं हम कि जी, जैसे ग्रामीण अंचल के जितने भी मजदूर हैं, ज्यादातर भूमिहीन मजदूर हैं, और जी, इन परिस्थितियों में अगर उन्हें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ा, तो जी, आत्मनिर्भर बनने के लिए, चूंकि किसी के पास 2 बिस्वा जमीन है, किसी के पास 6 बिस्वा है, किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है, और हर व्यक्ति को खाने के लिए गेहूं की भी जरूरत पड़ेगी, तेल के लिए सरसों की भी जरूरत पड़ेगी, आलू की जरूरत पड़ेगी, प्याज की जरूरत पड़ेगी, लहसुन की जरूरत पड़ेगी, दाल की जरूरत पड़ेगी, चावल की जरूरत पड़ेगी, और मक्के की भी जरूरत पड़ेगी जहां जहां होते हैं, बाजरे की भी जरूरत पड़ेगी, ज्वार की भी जरूरत पड़ेगी। और इतने लोगों के पास अगर छोटी छोटी जमीन है, तो उतने में तो सारी चीज वो नहीं पैदा कर सकते। तो क्या इन लोगों को ये एक सोच पैदा की जानी चाहिए कि सारे के सारे जमीनों को कोऑपरेटिव के आधार पे डिवाइड कर लें, किसको कितने कितने की जरूरत पड़ेगी, उस तरह से कोऑपरेटिव आधार पे तय करके जो छोटे छोटे जमीन है उसको बड़े खेती में पैदा किया जाए, तो जो छोटे छोटे जमीनों में आप पैदा करते हैं उसकी पैदावार डबल हो जाएगी।
लेबर आपके पास पर्याप्त है, लेबर भी कंज्यूम हो जाएँगे और एक ही खेत में कम से कम साल भर में 3 या 4 खेती की जा सकती है, आराम से अनाज उपजाए जा सकते हैं और वो लोग कम कम से कम खाने-पीने की स्थिति पे तो आगे बढ़ जाएँगे। और दूसरा ये प्रकरण सरकार को सबक सिखाने के लिए और देश देश के जो उद्योगपति हैं, उनको सबक सिखाने के लिए क्या इन मज़दूरों को ये चाहिए कि अगर किसी को ऐसा नहीं हो, गेहूँ जिसके पास नहीं है, चावल है तो बदल करके गेहूँ ले ले, अनाज ले ले, वो तेल ले ले, गुड़ ले ले, इनका चीनी खाना बंद कर दे, इनके पैक्ड तेल खाना बंद कर दे, इनका बिस्कुट खाना बंद कर दे, गुड़ पे निर्भर रहना शुरू कर दे, चाय पीना चाय पीना बंद कर दे। जो शरबत होते थे शरबत पे आ जाए, तो वो आत्मनिर्भर तो हो जाएँगे और देश की सरकार को भी पूरी तरह से सबक मिल जाएगा। क्या इस दिशा में ग्रामीणों को तैयार करना चाहिए? जी, सतन जी। सतन जी आवाज़ आ रही है आपको? हमें लगता है सतन जी के पास आवाज़ नहीं हमारी पहुँच पा रही है। तो हम समझने की यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर ग्रामीण अंचल में लोगों को मजबूत करना है, आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसी तरह से कुछ करना पड़ेगा, जिस तरह से रूस में भी मेरे ख्याल से कोऑपरेटिव के आधार पे ही वहाँ खेती होती है। अगर सारे ग्रामीण अंचल के लोग इस तरह से तय कर लें, तो बेहतर होगा। डॉक्टर तय कर लें तो बेहतर होगा। डॉक्टर अजय कुमार गौतम जी हमसे जुड़ गए हैं। अजय कुमार गौतम जी आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। आपका ऑडियो ऑन नहीं है, ऑन कर लीजिए तो आपकी बात हम ले लें। जी, अजय कुमार गौतम जी ऑडियो ऑन कर लीजिए तो हम आपकी बात ले लें। अ, सत सत आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल हाँ आवाज़ आ रही है। सर। एक सेकंड। अजय कुमार गौतम जी आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो आपका ऑन नहीं है। हाँ, हो गया। तो सर अजय कुमार गौतम जी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी जी सर सर जी आ रही है। चलिए, अच्छी बात है। देर से ही सही लेकिन दुरुस्त समय पे आप आए हैं। तो जी सर। डॉक्टर अजय कुमार गौतम जी हम आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे थे जो घर वापस लौटे मजदूर हैं उनके सामने 2 चुनौतियाँ हैं, आत्मसम्मान की और आर्थिक स्थिति में। और ना उनके पास ज़मीन है, सरकार का कोई कार्यक्रम हवा-हवाई है और ऐसे हवा-हवाई है कि जी सरकार तो अगर ये कहा जाए कि सरकार ये चाहती है ख्वाजा सरा मतलब जो तीसरे जेंडर के लोग हैं, उनको उनसे पुत्र रत्न की जी उपलब्धि चाहती है, उनसे चाहती है कि पुत्र रत्न पैदा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे जी समझने की कर रहे हैं कि आप जरा ये हमें जी समझाएं, इन ग्रामीण लोगों का आत्मसम्मान और आर्थिक स्थिति पे आत्मनिर्भर ये कैसे बन सकते हैं? कैसे पूरी तरह से ये समस्या इनकी खत्म हो सकती है? जी। डॉक्टर अजय कुमार गौतम जी। सर जी जी सर। सर समस्या तो जल्दी खत्म नहीं हो पाएगी। कारण यह है कि सर जो अप्रवासी जो लोग मजदूर आए हैं शहर से न इनके पास खेती है अप्रवासी सर। नहीं, सॉरी जी सर। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। वो अप्रवासी, दे आर नॉट माइग्रेंट वर्कर, दे आर इंडियन वर्कर। वो भारतीय अच्छा जी मजदूर है। जी जी। जी भारतीय मजदूर सॉरी सॉरी सर। भारतीय मजदूर जो सर अपने गांव लौट के आए हैं इनके पास न तो खेती है सर और न ही इनके खुद के कुटीर उद्योग या इस तरह का कुछ है भी नहीं। और सरकार के पॉलिसी में न तो यहाँ पे उद्योग धंधे बैठाए गए हैं। एक तो ये बेचारे कुछ तो पढ़े लिखे हैं कुछ तो अनपढ़ हैं जो बाहर रह के और छोटे छोटे काम करते थे जैसे कि चूने की पोताई वगैरह या टाइल्स वगैरह। और यहाँ पे जो देश के जो मनरेगा की स्थिति ये सर है कि 100 दिन की बात है मनरेगा की कर रहे हैं लेकिन उसमें भी 100 दिन नहीं मिल रहा है लोगों को। और अगर सरकारी रेशियो देखा जा रहा है सर तो एक व्यक्ति को 40 दिन से ज्यादा कार्य नहीं मिल रहा। वो भी सर जो पढ़े लिखे लोग हैं वह तो मनरेगा में कार्य कर ही नहीं सकते। जहां तक स्वाभिमान की बात है सर, स्वाभिमान
और अब जो बाहर भी थे, बाहर जो जहाँ ट्रेड जो यूनियन वाले मजदूर वर्ग थे उनका तो कुछ स्वाभिमान था, लेकिन सर जो डेली वेजेज वर्कर थे उनका कौन सा स्वाभिमान, क्योंकि न तो उनके पास कोई यूनियन था। अगर यूनियन है तो उनके स्वाभिमान की जरूर कुछ ना कुछ रक्षा करता था, लेकिन जहाँ पे डेली वेज है वह अगर जिस तरह मालिक कहता है कि ये काम करें, अगर आप नहीं करेंगे तो वो सीधे आपको निकाल देगा। तो यहाँ पे तो स्वाभिमान, और इस समय सर जो गांव में आ रहे हैं, सरकार की भी जो नीति है कुछ चीजें बहुत गलत नीति है। जैसे कि सर गांव में व्यक्ति को अगर 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया जा रहा है और वो भी दे के अपंग बनाया जा रहा है, न कि सर इनको कोई रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। अगर सरकार इनके लिए कोई रोजगार मुहैया कराए, कोई कुटीर ही कुछ उद्योग या कुटीर धंधे खोले, तो इसके बाद इनकी स्थिति संवर सकती है, लेकिन स्थिति इनकी सर बहुत दयनीय है। जी जी जी। सतन जी आपके पास आ रहे हैं। अब फिर हम उसी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। द पर्सन विथ पॉजिटिव थिंकिंग कैन नॉट बी स्टॉप्ड। जो सकारात्मक सोच का व्यक्ति है उसको रोका नहीं जा सकता। द पर्सन विद निगेटिव थिंकिंग कैन नॉट बी हेल्प। जो नकारात्मक सोच का व्यक्ति है उसे मदद नहीं की जा सकती है। अगर सरकार रोजगार देना चाहती है तो ये मनोरोग छोड़ दे, जिसको वो मनरेगा कह रहे हैं, वो मनरेगा नहीं, दरअसल कहीं मनोरोग तो नहीं है। उस मनोरोग से किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। मनोरोग से दूर जाना पड़ेगा। आप पहले ही हमने आपको बताया कि जो 85 हमने आर्टिकल लिखा था, आज भी उस आर्टिकल की प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि 2-2 लाख रुपए का एसएमई में लोन दिए जाएंगे और 600 परिवार के लोगों को लक्ष्य मान के किया जा रहा है, तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 600, तो ये कितना हो गया? करीब ये आप देख लीजिए कितने हो गए। इसके अगर आप उन्हीं ब्लॉकों में अगर कोई स्किल्ड प्लान बना दीजिए, रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दीजिए, उन लोगों को बुला रॉ मटेरियल दीजिए और उनका प्रोडक्शन अपने यहाँ रखिए और उसकी मार्केटिंग करिए, तो 2 साल इस बात की गारंटी है कि 2 साल के अंदर वो आर्थिक तौर पे निर्भर हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जिस निर्भरता की आप बात कर रहे हैं, ये मनोरोग जो मनरेगा जिसको आप कह रहे हैं, जबकि एक्चुअल वो मनोरोग है, इस मनोरोग से मुक्ति नहीं मिल सकती। 2 ही स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। ग्रामीण अंचल के लोगों को, शहरी लोगों को जिन्होंने उन्हें सबक सिखाया है बुरे दिन में, उन्हें भी सबक सिखाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने प्रोडक्शन को अब अपने ग्रामीण अंचलों में ही यूज करना चाहिए और सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। 2 लाख जो एसएमई के तहत वो लोन देने की बात कर रहे हैं, पहली बात तो उनके पास पैसा नहीं है। पैसा है तो करीब 20-20 करोड़ के आसपास आप मान के चलिए कि 20-20 करोड़ लोगों को आप करीब 300 करोड़ का प्रोजेक्ट एक बन सकता है एक ब्लॉक में, और एक ब्लॉक में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बन सकता है, तो वो प्रोजेक्ट बड़े आराम से 3 से 4 हजार लोगों को रोजगार दे सकता है। इस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए गवर्नमेंट को या नहीं करने चाहिए? देखिए सर, बहुत बड़ा अच्छा आपने राणे साहब प्रश्न उठाया कि समस्याएं तो सभी को मालूम है, सरकार को भी मालूम है और हम लोगों को भी मालूम है। रही बात मनरेगा की, तो मान के चलिए डॉक्टर ने किसी पेशेंट को बोल दिया है कि आपकी सर्जरी होनी है और हमारे पास सर्जरी का इंतजाम नहीं है, आप पेन किलर दे करके उस दर्द बंद कर रहे हैं। तो पेन किलर जो है तात्कालिक रूप से तो उसको ये लगेगा कि मेरी परेशानी ठीक हो गई, लेकिन उसकी परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब उसकी सर्जरी होगी। तो ये मनरेगा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, मैं एक ही तरफ से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर हम गुजरात में एक कोऑपरेटिव मॉडल है अमूल का, आनंद मिल्क उद्योग का, तो वर्गीस कुरियन थे, फॉरेनर थे, उन्होंने भारत में आकर के गुजरात के किसान को
मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया और ऐसा कोऑपरेटिव मॉडल उन्होंने शुरू किया कि जिसकी वजह से प्रत्येक मिल्क प्रोड्यूसर, प्रत्येक फार्मर्स को, किसानों को उन्हें खेती के अलावा मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया, क्योंकि खेती को उससे ज्यादा बढ़ाया नहीं जाता है, स्ट्रेच नहीं किया सकता है। तो मॉडल्स तो इस देश के अंदर है और अच्छे तरीके से काम करें। क्या वही गुजरात का जो कोऑपरेटिव मॉडल एक फॉरेनर आके किया, वो मॉडल उत्तर प्रदेश, बिहार में लागू हो सकता है? अगर जी जी कोऑपरेटिव का, गवर्नमेंट जी जी मॉडल जी तो मुझे डॉक्टर साहब लगता है आपके कि जो फार्मर्स। डॉक्टर साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हम फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अजय कुमार जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे जी समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गुजरात मॉडल लागू किया जाए। गुजरात मॉडल लागू करते करते ही देश का ये हश्र हुआ है कि जो आराम से बेचारे रोजगार पा रहे हैं। का मॉडल सर, जी मॉडल। जी 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 इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जिस गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे वो जावेरी की बात कर रहे थे, जो श्वेत क्रांति लाल बहादुर शास्त्री ने उपयोग की थी 1965 में। उस गुजरात मॉडल की ये बात कर रहे थे। श्वेत क्रांति की शुरुआत वहीं से हुई थी, अमूल दूध वहीं से बना है, जावेरी ने उसकी बकायदा शुरुआत की थी। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार को जो हम एक योजना बता रहे हैं, अगर उनको वास्तविक तौर पे मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाना है, सिर्फ सिर्फ जुमले नहीं सुनाने हैं, सिर्फ जोक नहीं मारने हैं, मस्खरेपन की बात नहीं करनी है, सिर्फ लतीफे नहीं सुनाने हैं, तो क्या इस तरह से कोई रचनात्मक काम करना चाहिए क्या? जी डॉक्टर अजय जी कुमार सर। जी सर, सरकार हकीकत में तो करती नहीं है, सिर्फ जुमले सुनाती है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग, जो सरकारी आंकड़ा है सर, उस पे लगभग 30 लाख भारतीय मजदूर अन्य प्रदेशों से वापस आए हैं। अगर सरकार इनके लिए कोई अच्छा कुटीर या आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी तरीके सरकार के पास है, अगर सरकार इनके लिए वह सुविधा मुहैया कराए, तो हमारे जो भाई मजदूर वर्ग है यहाँ पे रह के और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दूसरे स्टेट में इनके जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा कुछ करती नहीं है, सिर्फ कहती है, सिर्फ छलावा देती है और सिर्फ वह कागज पे जो भी कहती है कागज पर कहती है। अगर हम उसे मानते भी हैं तो हमारी बचकानी हरकत है, हम उसे नहीं मान सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वह करती नहीं है, वह हमेशा वर्ग विभेद करती है सर। जी सर। जी 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 ये सच है कि वर्ग विभेद पे, जात विभेद पे और कुछ लोगों की जो सनक है कि वो हमेशा सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे मजबूत बने रहेंगे और वर्चस्व स्थापित करते रहेंगे। उन्हीं वर्चस्व की लड़ाई है। अंत में हम पंच लाइन लेंगे, 30 सेकंड का पंच लाइन लेंगे। सत्येंद्र यादव जी, आपसे हम समझना चाहते हैं कि 30 सेकंड में आप बताएं कि सरकार को क्या बेहतरीन कदम उठाना चाहिए इनका आत्मसम्मान और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सर यही कहना चाहूंगा कि तात्कालिक रूप में कुछ कार्य करने चाहिए जिनसे उनकी अभी आर्थिक स्थिति सुधरे। उसके अलावा आगे भविष्य में उनके लिए सबसे ज्यादा उनकी स्किल्ड एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो उनको इस आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर डाल सकती है। चाहे वो दूसरे के यहाँ पे नौकरी करें या उनका रोजगार करें, उन्हें गवर्नमेंट की भीख चाहिए। वो काफी शारीरिक और मानसिक रूप मजबूत है, उनको मौका चाहिए और सरकार को उनको मौका देना है। जी 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 आपसे भी हम, अजय जी आपसे भी पंचलाइन चाहेंगे। जी जी सबसे जरूरी तो सरकार को सर यह है कि सबसे ज्यादा एजुकेशन पर ध्यान रखे, क्योंकि जब व्यक्ति, चाहे वह अमीर वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, अगर वह पूर्ण रूप से, जब मानसिक रूप से वह शैक्षणिक हो जाएगा,
तो कोई भी रोजगार अच्छी तरह से करेगा और वो सरकार के नीतियों को भी समझेगा कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो एजुकेशन पे बहुत जरूरी है फोकस देना। और इस समय स्थिति तो सर जो हमारे देश की चल रही, हमारे राज्य की जो चल रही है, एजुकेशन पूरी तरह से ध्वस्त चल रहा है। यहाँ तक कि प्राथमिक बच्चों से लेके डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी तक के बच्चों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। न ही बच्चे घर पे भी पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय सरकार इसके लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं उठा रही है, नहीं कर रही है। तो एजुकेशन सर बहुत जरूरी है। जब जी आदमी जी एजुकेटेड हो जी जाएगा जी तब जाके आत्मनिर्भर जी बनेगा सर। जी 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 ये डॉक्टर साहब, बताएं। ये सच है कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। दहाड़ता है जी ये सर। सच ये सच है। लेकिन इस समय परिस्थितियां, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। और एक जब वन नेशन वन रेशन कार्ड आप बनाने जा रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स आपने कर दिया है, तो वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए कि जी हर बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही जाना चाहिए, किसी को भी जी प्राइवेट विद्यालय में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो ग्रामीण अंचल में आए मजदूरों को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है। अगर आत्मनिर्भर वास्तव में सरकार बनाना चाहती है तो जो 2 लाख रुपए या समयमी में हर परिवार को 600 परिवार को लक्ष्य मान करके वो आगे बढ़ रही है कि हर ब्लॉक में 600 परिवार को हर साल उनको आर्थिक तौर पे वृद्ध मजबूत करेंगे, तो उन्हें कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और उन्हीं 600 परिवार के लोगों को स्किल करके उनके रॉ मटेरियल दे करके उनके प्रोडक्शन को खरीदना चाहिए और मार्केट उपलब्ध कराना चाहिए। और इसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए इसी तरह के मुद्दे पे फिर हम आपसे बात करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सब्बा खैर, सर। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो फिर बुद्धाय, मिलेंगे जय भीम। नए मुद्दे के साथ और इसी तरह से ज्वलंत मुद्दे के साथ आपसे मिलते रहेंगे, नई नई बात करते रहेंगे। मेहमानों से फिर एक बार फिर हम आपका सभी का धन्यवाद करते हैं। सभी को फिर से नमस्कार।